सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम विषयों पर सरकार के बदलाव पर मुहर लगी। वहीं इस बैठक की जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को डेटा सेंटर उद्योग के स्थल के रूप में विकसित करने हैं। साथ ही सीएम ने पंचकूला के विकास से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाने समेत कई मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। रिपोर्ट देखिए। कैबिनेट की बैठक में हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी को भी मंजूरी मिली। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा को डेटा सेंटर उद्योग के स्थल के रूप में विकसित करने और हरियाणा को वैश्विक डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने उद्देश्य से हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं हरियाणा का मजबूत IT इकोसिस्टम, अत्यधिक मांग आधार, बिजली की अच्छी उपलब्धता और उत्तर भारत में स्थानीय लाभ यहां डेटा सेंटर उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य दुनिया के मुख्य उद्यमियों को उद्योग और व्यापार वातावरण प्रदान करके आकर्षित करना और हरियाणा में 115-120 नए डाटा सेंटर की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है। इन डाटा सेंटरों के स्थापित होने से 7,500 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे। काफ़ी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद और अंतोगत्वा आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। हम जानते हैं कि जैसे अब डिजिटल का ज़माना आ गया है, बहुत सी चीज़ें डाटा जो इकट्ठा किया जाता है उस डाटा की सुरक्षा ये सबसे बड़ा विषय होता है। तो डाटा सुरक्षित रखा जाए, ऐसे डाटा सेंटर्स चाहे वो प्राइवेट बने चाहे सरकारी बने, लेकिन उसके लिए जो सुविधाएं देना ये बहुत आवश्यक है। पूंजीगत सुविधाएं भी हैं, पावर के रेट्स की भी सुविधाएं हैं और उनके जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी हमने प्रतिवर्ष 48,000 रुपये की दर से और जो रोजगार सृजन सब्सिडी ये देते हैं ये उनको ऑफर की गई है। स्टाम्प शुल्क जो है 100% वो फ्री किया गया है। बिजली शुल्क 100% छोड़ दिया गया है। डेटा सेंटर्स की A और B श्रेणी में उनका जो SGST है, जो स्टेट का GST है, उसमें A और B में 50% की छूट है और C और D में 75% की छूट जो है ये उनको छूट क्या उनको वापस रीइंबर्समेंट की जाएगी और वो इसका लाभ उठा सकेंगे। अगले हमने जो अनुमान लगाया है कि 7 वर्षों में 100 से लेकर 125 तक डाटा सेंटर ऐसे आने की संभावना हरियाणा में है और जिसमें से 7,500 करोड़ रुपए के निवेश की और ऐसा एक अनुमान लगाते हैं ताकि इस नए प्रकार का होने वाला ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है, इसका माहौल हरियाणा लोगों को अच्छा मिले। संयोग से दिल्ली के बहुत नज़दीक होने के कारण से गुरुग्राम जैसे नगर में या उसके आसपास डाटा सेंटर्स की आने की संभावना ज़्यादा है। फिर भी पावर की उनकी आवश्यकता वो हम पूर्ति करेंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए उसको पूर्ति करेंगे। पावर खपत क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है, उसमें कॉस्ट वाइज पावर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। डाटा सेंटर को एक लोएस्ट यानी वोल्टेज लोएस्ट टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट ने पंजाब के मोहाली में 2020-21 और 21-22 के लिए लागू कई शुल्क और अन्य चार्ज के बराबर लाने के लिए पंचकूला जिले में लाइसेंस और CLU को अनुमति देने के लिए कई शुल्क और चार्जेज की संशोधित दरों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पंचकूला के विकास से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने 11 मार्च 2022 को संशोधित करने का निर्णय लिया था ताकि विकास योजनाओं के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बाद पंचकूला जिले का जल्द विकास हो सके। पंचकूला जैसा हम जानते हैं कि इसका एक उसको हम कैसे विकसित करें और एक अच्छे पंचकूला का जैसे मोहाली है इस प्रकार से एक निकल करके आए। हमारा हालांकि बड़ा आइकॉन सिटी तो गुरुग्राम बना है, लेकिन अब पंचकूला की तरफ हमारा ध्यान है। तो हमने उसकी जो लाइसेंस फीस CLU फीस पिछले साल कम कर दी थी, द रेट्स एट पार विद मोहाली वो हमने कर दिए थे। उसका लाभ भी हुआ है, कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, कुछ लोगों ने CLUs के लिए लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन 1 साल समाप्त होने के बाद उसमें समय सीमा हटाई है कि टिल फर्दर ऑर्डर वो सारे रेट्स जो पहले लागू किए गए थे उनको आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग नियम 2022 के नियम में संशोधन किया है, जिसके तहत 3 किलोमीटर शब्द को 500 मीटर से प्रतिस्थापित किया गया है। जैसा कि मूल प्रस्ताव में है, हरियाणा में वन क्षेत्र के 500 मीटर के बाहर और 3 किलोमीटर के भीतर स्थित मौजूदा लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस या पंजीकरण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ये संशोधन किया गया है। इससे लकड़ी आधारित उद्योग के विकास के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। लकड़ी आधारित उद्योग, खास करके यमुनानगर साइड में जो हमारा उद्योग है, इसकी पॉलिसी पिछले कैबिनेट मीटिंग में लाए थे। उसमें एक ऐसा विषय था दूरी का, यानी जो वन क्षेत्र से और वो उद्योग कितनी दूरी पर होना चाहिए, वो 3 किलोमीटर रखी गई थी। लेकिन वहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी ओर से एक सुझाव आया था, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री पहले से लगी हुई है और वो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूर भी लगी हुई हैं, उसमें हमको छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है, कठिनाई नहीं है। तो वो दूरी जो है 3 किलोमीटर के बजाय 500 मीटर रख दी है। 500 मीटर दूर वो इंडस्ट्री लग सकती है। तो यमुनानगर में ये जो उद्योग है लकड़ी का, इनका इसको सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2022 को हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्ष घोषित किया जाएगा। ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। वहीं ये नीति ईवी प्रौद्योगिकी में नए विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है और मौजूदा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ईवी निर्माण क्षेत्र में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इसके अलावा 20 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क में छूट के साथ स्टाम्प शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी वजह इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, और जो लोग इसको खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता, और ये सहायता 10%, 15%, उसका एक मैक्सिमम लिमिट भी रखी है। 3 लाख, 5 लाख से लेके 15-20 लाख तक, जितना बड़ा व्हीकल होगा, जितनी ज़्यादा कीमत का होगा, उसको 10 से 15% तक की छूट उनको खरीद में मिलेगी। इंडस्ट्री लगाने वालों को भी जो सुविधाएं हम SGST की दे रहे हैं, पावर यानी स्टैम्प ड्यूटी की दे रहे हैं, या पावर शुल्क की दे रहे हैं, वो सारी सुविधाएं उनको भी मेगा प्रोजेक्ट्स के नाते से वो दी जाएंगी। और इसमें मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माता और जो उनके खरीदार हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि तेज़ी से आज पूरे देश भर में अगर देखें तो लगभग कितने करोड़ व्हीकल बताए, 20 करोड़, 22 करोड़ व्हीकल देश भर में चल रहे हैं, और हर साल 1.5 से 2 करोड़ व्हीकल बढ़ जाते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में व्हीकल चलता है और सारे देश में जो प्रदूषण फैलाता है, तो इसके कारण से प्रदूषण में बचत होगी, और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की जो हम मंगवाते हैं उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज लगता है, तो बहुत बड़ा खर्च पेट्रोलियम पदार्थों में होता है, उसकी बचत होगी। तो पावर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसमें जो उनके रिचार्जिंग सेंटर्स हैं उसकी भी सुविधाएं दी गई हैं कि हर शहर में रिचार्जिंग सेंटर बनाने वाले, उनको भी हम आगे लेकर के आ रहे हैं, ताकि रिचार्जिंग जो है वो भी आसानी से उनकी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बिजली निर्माताओं के लिए डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड कोल की मात्रा पर पुनर्विचार करने का सुझाव केंद्र की कमेटी की तरफ से दिया गया था, जिसके प्रारूप को मंजूरी दी गई है। और पहले इम्पोर्ट कोल की सीमा 30% था, लेकिन अब उसको 17% किया गया। हम जानते हैं कि पावर जो निर्माता है बिजली के, और खास करके जो थर्मल पावर हाउस चलाते हैं, उसमें 2 प्रकार का कोयला यूज होता है, या तो डोमेस्टिक है या इम्पोर्टेड है। पिछले दिनों में इम्पोर्टेड कोयला बहुत महंगा हो गया, और लगभग जो $100 का भी होता था तो $250 तक प्रति मीट्रिक टन ये पहुंचा है। तो इतना महंगाई होने के बाद कई कंपनियां वो घाटे के कगार पर चली गई, और उनकी डिमांड है कि हमारे जितने एग्रीमेंट्स हैं
या तो एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया जाए, नहीं तो फिर हमारे यूनिट्स बंद हो जाएंगे और कंपनियां फेल हो जाएंगी और कल को सीसीएल क्या होता है, सीसीएल आई पावर परचेज नहीं सीसीएलटी क्या बोलते हैं उसको, एनसीएलटी में अगर जाते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अग्निवीर सेना से भले ही 4 साल बाद वापस आए, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनके रोजगार से जुड़ी योजना बनाने के लिए विभाग को कह दिया है। जो 75% अग्निवीर वापस लौटेंगे, वे अपने साथ अपना अनुभव, ट्रेनिंग और विचार लेकर आएंगे। केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।